जय हिंद आप सभी को। आज जो है द सिलेक्शन गुरु का पॉलिटी का क्लास नंबर 5 होगा। इसके पहले वाले क्लास में जो है 4 क्लास करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें तो सभी लोग पीछे क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे के 4 क्लास में जो है 6 साल का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटी में पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज जो क्लास नंबर कितना होगा तो 5 होगा। पॉलिटी क्लास है क्योंकि स्टार्टिंग में पॉलिटी का ही जो है ना सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आज जो है पॉलिटी क्लास नंबर 5 होगा और इसमें क्वेश्चन जो करने वाले हैं 95 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए, हर ग्रुप में सभी लोग जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उससे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए सिलेबस में जो है ना सिलेबस का भी पीडीएफ हम स्टार्टिंग में सारा भेज चुके हैं। और स्टार्टिंग में जो है ना सब्जेक्ट क्या है तो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी है। इसमें 4 क्लास पहले करवा दिए। आज जो क्लास नंबर कितना होगा तो 5 होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है होमवर्क जो है इस बुक का और जो भी बुक और दिया हुआ बुक है और इस बुक का जो है ना सारा हम बहुत सारा जो है लगभग इसके जितना हम क्लास नहीं भी करवाते उसके पहले का भी पीडीएफ हम पेड बैच में डाल देते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है बिहार दरोगा जो बैच 2 आया है प्लस होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है वो बैच को सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। और ये बुक का जो है ना एक बार में कम से कम जो है ना 20 से 25 पेज आपको होमवर्क उसमें मिल जाता है। आप जो है ना मतलब क्लास आने से पहले उसमें होमवर्क भी दिया जाता है, उसको पढ़ लीजिएगा। जब क्लास आएगा अच्छे से और क्या होगा तो याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आगे का क्लास जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को ज़रूर देखिएगा। देखिए आज जो क्लास करने वाले हैं ना बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा जो हुआ था 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था, इसी का क्वेश्चन नंबर जो है 95 से देखने वाले हैं। और इसके पहले 95 से जो है क्वेश्चन नंबर 1 तक जो है ना सारा पीछे क्लास में करवा चुके हैं। तो लगभग जो है आपको 3-4 मतलब 6 साल का लगभग क्लास इसके पहले वाले क्लास में हम करवा चुके हैं। तो पीछे क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा एक भी क्लास को। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए दिया हुआ है 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान का पर जो है ना कब हस्ताक्षर किया गया था बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पे जो है ना कब साइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी कब हुआ था 1950 को हुआ था। तो संविधान सभा का पूछा क्वेश्चन में कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस दिन जो है ना संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य जो है ना उपस्थित थे। तो याद रखिएगा जब अंतिम बैठक हुआ था इस दिन जो है ना संविधान सभा के कुल सदस्य कितना था 299 था, उसमें 284 सदस्य क्या थे उपस्थित थे। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के मूल प्रति जो है ना 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के मूल प्रति पर जो है ना मूल प्रति पर जो होता है उसमें 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्य जो है ना साइन किए थे। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इसके अलावा 24 जनवरी को ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को जो राष्ट्रगान के रूप में क्या हुआ स्वीकार एवं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है ना स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा कि इसके अलावा जो है ना 24 जनवरी को क्या किया गया तो 24 जनवरी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा राष्ट्रगान जो मतलब रचित था तो जनगण मन को राष्ट्रगान को रूप में स्वीकार किया गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को क्या हुआ राष्ट्रीय गीत के रूप में मतलब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गान बोलेगा तो जनगण मन और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो वंदे मातरम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे 96 पे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से जो है ना कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना ऑप्शन में पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि संघीय समिति का जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल क्या है तो सही है। संघीय समिति का जो अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो बी आर अम्बेडकर बिल्कुल क्या है तो सही है। और संचालन समिति का बोलेगा तो के एम मुंशी क्या है तो गलत है। सी नंबर क्या होगा गलत होगा। और राज्य के लिए समिति बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल क्या है तो सही है। तो ए बी और डी क्या है तो बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना कि के एम मुंशी थे। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान बनाने के दौरान अलग अलग समितियों का जो है ना गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सर के द्वारा लिखा हुआ है कि संविधान बनाने जो है ना भारतीय संविधान बनाने के दौरान अलग अलग समितियों का क्या हुआ था गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के बारे में जो है ना अक्सर क्या होता है प्रश्न एग्जाम में ना पूछता है। जैसे देखिए अगर बात करें कि संघ संचालन नियम प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों क्या देखिएगा कि संघ संचालन
संगठन या तो नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए नेक्स्ट देखिए संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति और राज्यों में समझौता करने के लिए करने वाले समिति का जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों में समझौता करने वाली समिति का जो अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखिए करा कि राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति जो है ना मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की जो है ना के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा कि राज्य संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर के। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है इन सभी समितियों में सबसे प्रचुर और महत्वपूर्ण समिति कौन था? प्रारूप समिति था। तो इस सभी में कह रहा है कि इन सभी समितियों में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति था कौन था? तो प्रारूप समिति था। और प्रारूप समिति को है ना या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को जो है ना किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका प्रमुख कार्य जो है ना संविधान का रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना था। और इसमें जो है ना कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने थे? 7। और भीमराव अम्बेडकर जो है ना इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सभी जो है नोट में दिया हुआ है कि सभी 7 सदस्यों का नाम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल इससे प्रश्न जो है ना आ रहा है। तो इस टॉपिक में लुसेंट में निकालिएगा। अगर आप लोग को याद नहीं है ना तो लुसेंट में निकालिएगा, आपको 7 जो है ना सदस्य का नाम मिल जाएगा। उसको एक बार क्या है सर के द्वारा बोला गया कि उसको देख लीजिए। सही बात, क्योंकि इस सबसे टॉपिक ना हाईलाइट टॉपिक है बिहार द्रोह एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखिए। आइए कह रहा है कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 97 आइए कह रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर जो है एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर जो है ना एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। क्या है? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। तो कह रहा है ना देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में इसके बारे में जो है चर्चा पहले जो है ना किया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ना कि पीछे क्लास सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो जाके प्लेलिस्ट से कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। अगर नरसिम्हन समिति का संबंध की बात करें तो क्या हुआ? बैंकिंग सुधार से। क्या है? बैंकिंग सुधार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? बताइए। कह रहा है कि वर्तमान की बात किया है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की जो है ना कुल संख्या मतलब प्रभावी संख्या कितनी है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 245। क्या होगा? 245। लेकिन अगर यहाँ बात करें जब कुल अधिकतम संख्या बोलेगा कितना? 250 हो सकता है। कितना होता है? 250 मतलब 250 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 जो है ना का संबंध किससे है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक से। क्या होगा? वित्त विधेयक से। तो कह रहा है कि धन विधेयक का जो चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। तो धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। और वित्त विधेयक का बात करें, वित्त विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में? 117 में। किसमें? 117 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में? 112 में है। तो धन विधेयक का वर्णन 110 में है और वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का बोलेगा वर्णन किस में है? अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में कहीं भी जो है ना बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया है, उसके जगह पर जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द की जो है क्या है? तो चर्चा है। तो याद रखिए ना कि बजट का जो चर्चा संविधान में कहीं नहीं किया गया, लेकिन उसके जगह पर जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। आगे कह रहा है संयुक्त अधिवेशन जो है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन बोलेगा तो कब कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? 108 में है। और वित्त आयोग का चर्चा बोलेगा तो किस आर्टिकल में? अनुच्छेद जो है ना 280 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना लगाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। क्या होगा? अनुच्छेद 356। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है ना 3 तरह के आपातकाल की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 352 में बोलेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 356 का बात करें तो संवैधानिक आपातकाल या तो राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। अनुच्छेद 360 में बोलेगा तो क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तो 352 में बोलेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 बोलेगा संवैधानिक आपातकाल या तो राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 बोलेगा तो वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है। आगे देखकर आपातकाल लगाने या समाप्त होने की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना किया जाता है। तो कह रहा है कि आपातकाल
लगाने या समाप्त होने की जो घोषणा होता है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कर अनुच्छेद 352 के बारे में चर्चा देखिए दिया हुआ है। कर अनुच्छेद 352 के बारे में कर या आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पे जो है लगाया जाता है। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 352। और पहले आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया जा सकता था, पर यह जो है ना समस्त विद्रोह के आधार पे जो है लगाया जा सकता है। आगे करा इस आपातकाल को अब तक जो है 3 बार लगाया जा चुका है। तो अगर पूछे अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना, जो मतलब ये 352 जो अनुच्छेद है ये कितने बार लगाया जा चुका है, तो ये जो है ना 3 बार क्या है लगाया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 बार युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पे और 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पे जो है लगाया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए कर 1962 में जो कह रहा है जब भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया तब लगाया गया था। और 1971 में क्या है, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लगाया गया था। और 1975 में जो है क्या है, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे जो है ना ये जो है ना मतलब 352 का प्रयोग जो है किया गया था। किसका, तो अनुच्छेद 352 का जो है ना प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 40वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मतलब किया गया था। तो कह रहा है 40वां संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के केवल लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकता है। तो कह रहा है कि अब राष्ट्रपति जो है ना, अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल केवल लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल क्या है, तो लगा सकता है। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा जो है तो था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द की नहीं। और भारतीय संविधान में केवल जो है ना 1 बार मंत्रिमंडल शब्द का जो है ना चर्चा किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा तो था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द की नहीं। और भारतीय संविधान में केवल 1 बार जो है ना मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा किया गया है। ये जो है ना 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना है, 352 में है। तो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है, तो कर अगर किसी राज्य में चुनाव होता है और वहाँ कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है, अर्थात संवैधानिक आपातकाल की स्थिति जो है ना बन गया हो। ठीक है, आगे कह रहा है तब राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल उस राज्य के प्रशासन के रूप में देखता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल उस जो है ना राज्य की प्रशासन को देखता है। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो है मंत्रिपरिषद का तो विघटन कर दिया जाता है, पर उस राज्य के न्यायालय के ऊपर कोई प्रभाव क्या होता नहीं पड़ता है, अर्थात न्यायालय पूर्व की भांति स्वतंत्रता पूर्वक क्या है कार्य करता रहता है। नेक्स्ट करा इस आपातकाल का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग क्या हो, सबसे ज़्यादा बार क्या दुरुपयोग किया गया है। तो अनुच्छेद जो है ना करा है कि कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद जो है ना याद रखिए, अनुच्छेद कितना है, 356 है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का जो है ना अधिक बार क्या है दुरुपयोग किया गया। अगर यहाँ पूछा कि सबसे अधिक बार जो है दुरुपयोग जो है ना किसका किया गया, तो जो है राष्ट्रपति शासन मतलब अनुच्छेद 356 का किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में जो है ना पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल का चर्चा किया गया है। तो इसी में कह रहा है कि जब देश के सामने वित्त मतलब पैसा से संबंधित समस्या पैदा हो जाए, तो ऐसे स्थिति में आपातकाल का जो है इस आपातकाल का क्या होता है प्रयोग किया जा सकता है। पर अब तक इस आपातकाल का प्रयोग जो है एक बार भी क्या है नहीं किया गया है। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ना लिया गया है। तो कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति या उप सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 92। तो कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति या उप सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित, अनुच्छेद 92। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा के सभापति या उप सभापति को उसके पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो, तब पीठासीन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सभापति या उप सभापति को जब हटाने का संकल्प लाया जाए तो 14 दिनों से पूर्व क्या है सूचना देना अनिवार्य होता है। तो कह रहा है कि सभापति या उप सभापति, यहाँ पे कह रहा है सभापति एवं उप सभापति को जब हटाने का संकल्प लाया जाए तो 14 दिनों की पूर्व सूचना देना क्या होता है अनिवार्य होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 89 में जो है 89 ईस्वी में सभापति उप सभापति का जो उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है ना भारतीय संविधान के पूछेगा किस आर्टिकल में जो है ना सभापति उप सभापति का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 89 में। क्या अनुच्छेद 89 में। आगे अनुच्छेद 93 में जो है क्या है, लोकसभा में स्पीकर का उपाध्यक्ष जो है ना उल्लेख है।
मतलब लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93 में है। नेक्स्ट है लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख या मतलब और अनुच्छेद 96 में है। तो कह रहा है अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है और अनुच्छेद कितना? 96 में है। और अनुच्छेद 96 में कह रहा है कि एक मिनट यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 98 में कह रहा है कि लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है। तो अगर यहाँ पे बात करेगा कि लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख बोलेगा तो अनुच्छेद 93, और लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख बोलेगा तो कितना? अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 96 में बोल रहा है कि इसके अनुसार जब स्पीकर या उपाध्यक्ष हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब ये जो है पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 पे कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह जो है ना शब्द किस संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी, 44वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है सामूहिक रूप से जो है ना ये प्रश्न का जो है ऊपर वाले प्रश्न में भी व्याख्या किया गया था। बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन 104 कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए। कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। तो कह रहा है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि एक मंत्री, तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि जो है ना एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि एक मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति जो है ना किया जाता है, और प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो याद रखिए अनुच्छेद 75 में क्या बोला है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। आगे कह रहा है कि लोकसभा और सामूहिक रूप से जनता के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो कह रहा है कि लोकसभा जो है ना सामूहिक रूप से जनता के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे कह रहा है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर जो है ना होना चाहिए? बताइए। कह रहा है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। ठीक है। चलिए आगे ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया उल्लेख परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जाँच कौन सी समिति जो है ना करती है? बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकलेखा समिति। क्या होगा? लोकलेखा समिति। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए नोट में दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं लोकसभा समिति के बारे में पहले ही चर्चा जो है ना किया जा चुका है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 पे कह रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? बताइए। भारत में दलीय व्यवस्था जो है किस प्रकार की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। क्या हो? बहुदलीय है। बहुदलीय है। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि देखिए भारत में कई जो है ना सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण भारत की दलीय व्यवस्था बहुदलीय है, और भारत में बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद हमेशा जो है ना एक मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है। तो कह रहा है कि भारतीय बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद हमेशा एक मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है, और शुरुआती समय में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता था। इस कारण से ही राजनीतिक विश्लेषक रजन कोठारी ने इसके नेतृत्व में कांग्रेस सिस्टम का शब्द का जो है ना क्या किया था? प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी का क्या है? वर्चस्व है। रूस एवं चीन में एक दलीय व्यवस्था है, अर्थात वहाँ एक ही दल के उपस्थित होते हैं। ठीक है। जबकि ब्रिटेन और अमेरिका दुदलीय क्या है? तो प्रचलन है। तो कह रहा है जबकि ब्रिटेन और अमेरिका क्या है? दुदलीय पद्धति प्रचलन है, और अमेरिका की प्रमुख पार्टी रिपब्लिकन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी है, और नेक्स्ट वर्तमान अमेरिकी जो है राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या है? आते हैं। तो वर्तमान में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या है? आते हैं। ठीक है। आज जबकि डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा द रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। किससे? द रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 पे क्वेश्चन 108 कह रहा है कि भारतीय पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? बताइए। कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। क्या होगा? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। तो कह रहा है कि वित्तीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे जो है ना की जाती है? बताइए। कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है।
तो कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। अतः जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 और अनुच्छेद 240 के 2 में राज्य जो है ना वित्त आयोग का क्या है गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 243 का 1 है, अनुच्छेद कितना 243 का 3 है में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है ना किया गया है। चला ये कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राज्यपाल के द्वारा जो है ना किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जब जो है ना नेक्स्ट है कि राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग का सिफारिश जो है ना करता है। तो राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग का क्या होता है सिफारिश करता है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 110 पे कह रहा है कि 73वां संविधान जो है ना संशोधन कब लागू नहीं है, बताइए। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 क्या होगा नागालैंड और जम्मू कश्मीर और मेघालय। ठीक है, तो कह रहा है 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो ये जो है नागालैंड जम्मू कश्मीर मेघालय नहीं है, लेकिन जो है ना मणिपुर क्या है तो लागू है। तो नेक्स्ट आइए, ये कह रहा है कि प्रश्नकाल में जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, परंतु अब पर क्या है तो लागू है। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है तो लागू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चन है। बिहार पुलिस उत्पाद और निरीक्षक मुख्य परीक्षा 25/8/2019 को एग्जाम हुआ था, उसी के बारे में देखिए अगले जो है ना आगे जो है कंप्लीट करेंगे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन 111 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, बताइए निम्न में से कौन सुमेलित है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम जो है ना क्या होगा 1892 क्या दलित प्रतिनिधि सरकार की स्थापना क्या है, तो ये गलत है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना ये क्या है तो गलत है। आयकर मानले मिंटो सुधार जो है ना क्या है तो मानले मिंटो सुधार 1909 में आया था, केंद्र में द्वैध शासन है, क्या है केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में आया 1919 में आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है क्या है तो प्रांतों में द्वैध शासन है, क्या है प्रांतों में द्वैध शासन। तो कह रहा है ना कि भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन जो है क्या है भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय परिषद एक्ट कह रहा है कि भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव जो है ना प्रणाली की शुरुआत हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के किस परिषद के द्वारा मतलब किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। भारतीय परिषद एक्ट कौन सा था 1892 के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या हुआ शुरुआत हुआ था। आगे कह रहा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था, क्या हुआ अर्थात ये जो है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या हुआ था शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है जबकि जो है 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या हुआ था शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जबकि 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा कि कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुआ था कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुआ था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे कह रहा है संघात्मक सरकार में क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का क्या होता है विकेंद्रीकरण होता है। तो कह रहा है संघात्मक सरकार में क्या होता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का जो है एकत्रीकरण होता है। तो कह रहा है संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का जो है एकत्रीकरण होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता क्या है। तो पहला है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, दूसरा है दो सरकार, तीसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्था, चौथा है लिखित संविधान और पांचवा है कठोर संविधान और छठा है सर्वोच्च न्यायालय और सातवां क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के जो है ना भारतीय संविधान के क्या है एकात्मक विशेषता, ये क्या है एकात्मक विशेषता है। पहला क्या है एक मजबूत एक सशक्त केंद्र, दूसरा एकल संविधान है, तीसरा एकल नागरिकता है और चौथा एक एकीकृत न्यायपालिका है और पांचवा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है और छठा बोलेगा तो अखिल भारतीय सेवा है और सातवां बोलेगा आपातकालीन प्रावधान है और आठवां बोलेगा तो जो है लचीला संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों गुण जो है ना विद्यमान है।
तो भारतीय संविधान में क्या है, तो संज्ञानात्मक एवं एकात्मक दोनों गुण क्या है, विद्यमान है। इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघीय भी कहा जाता है। इसलिए क्या होता है, मतलब भारतीय संविधान को जो है ना अर्ध संघीय संविधान मतलब क्यूसी फेडरल जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी जो है ना संघीय शब्द का जो है ना इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब हालांकि बोल रहा है कि कहीं भी जो है ना भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का क्या है, मतलब चर्चा या इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आगे देखिए कर अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों, भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है, अनुच्छेद में जो है ना कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 113 पे कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का जो है ना वर्णन नहीं है। बताइए, कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में जो है ना किस मौलिक अधिकार का जो है ना चर्चा नहीं किया गया। बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें आंसर कौन सा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है ना उद्देशिका की जो है ना मतलब विचार की स्वतंत्रता किया गया है, अविश्वास की स्वतंत्रता किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का जो वर्णन नहीं किया गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं किया गया, लेकिन विचार की स्वतंत्रता किया गया, विश्वास की स्वतंत्रता किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किया गया है। देखिए आगे कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित जो है मौलिक अधिकार का क्या है, तो वर्णन नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है ना प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब अपनाया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का शब्द जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से भारत में जो है ना भारतीय संविधान में प्रस्तावना का शब्द लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अगर यहाँ पे पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मतलब अपनाया गया, तो लिया गया है। और याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो है ना 3 प्रकार के न्याय का और 5 प्रकार के जो है ना स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तावना में जो है ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में जो है ना 3 प्रकार का जो न्याय है वो कौन कौन है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट देखिए करा कि प्रस्तावना में जो है ना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है ना स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ये 5 प्रकार का क्या है, तो स्वतंत्रता है। और देखिए नेक्स्ट है प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो है उल्लेख किया गया। ये क्या है, ये जो है ना ये क्या है, तो मतलब ये जो है ना क्या है, तो समानता का उल्लेख किया गया। 2 प्रकार का समानता था ना, तो 3 प्रकार का न्याय क्या था, 3 प्रकार का न्याय मतलब बोलेगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और अगर यहाँ बात करें कि 5 प्रकार स्वतंत्रता कौन था, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना था। और अगर यहाँ बात करें समानता को उल्लेख कौन कौन 2 प्रकार का था, तो प्रतिष्ठा और क्या है था, अवसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे करा उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जो है ना जोड़ा गया है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, उपनिरपेक्ष और क्या अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवाद, पदनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को क्या किया है, जोड़ा गया। ये कह रहा है कि प्रस्तावना में जो है ना मात्र एक बार जो है संशोधन जो है ना किया गया है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन में जो है ना 1976 के तहत इन 3 शब्दों को क्या हुआ, जोड़ा गया था। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। ठीक है, आगे कह रहा है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 35 से 51 तक में है। और नीति निर्देशक तत्व का भविष्य का अधिकार है, जबकि मौलिक अधिकार जो है ना वर्तमान में मिले जो है ना अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार के पास संसाधन होने पर नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाएगा, अतः कोई नागरिक न्यायालय में जाकर इसे लागू करने की मांग नहीं कर सकता है, अर्थात यह न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब मौलिक अधिकार लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो न्यायालय का दरवाज़ा जो है ना खटखटा सकता है और न्यायालय उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार की जो है ना मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो है
रक्षा के लिए कोई व्यक्ति या संस्था पहले उच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति या संस्था पहले कहाँ है तो उच्च न्यायालय जा सकता है और उसके बाद उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है यह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब या तो उच्च न्यायालय जा सकता है और या तो फिर क्या डायरेक्ट उसके बाद उच्चतम न्यायालय जा सकता है, इसके बाद फिर डायरेक्ट क्या है उच्चतम न्यायालय जा सकता है, डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट। और नोट में दिया हुआ कि प्रश्न में दिए गए अनुच्छेद के ऊपर मामले में जो है पहले चर्चा किया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत जो है ना किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार जो है पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रक्रिया। क्या है संसदीय प्रक्रिया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है संसदीय प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है ना महाभियोग का जो है ना प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं अर्थात संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद द्वारा जो है ना महाभियोग लगाया जा सकता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं अर्थात संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से जो है ना लिया गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना किसी भी सदन में शुरुआत किया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में क्या होता है शुरुआत किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संसद के द्वारा बहुमत में पारित होने के बाद दूसरा सदन भी क्या है 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे तो प्रक्रिया पूर्ण जो है ना माना जाता है एवं राष्ट्रपति को उसी क्षण में क्या अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। तो कह रहा है ना कि एक सदन के द्वारा बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को अनुमोदन कर दे तो यह प्रक्रिया जो है ना पूर्ण रूप से क्या होता है माना जाता है एवं राष्ट्रपति को उसी क्षण जो है ना अपना पद से क्या होता है छोड़ना पड़ता है। आगे कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया एक क्या है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसा है। अब तक जो है ना किसी भी राष्ट्रपति के उसके ऊपर जो है ना महाभियोग क्या है नहीं लाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 117 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार जो है ना वीटो का प्रयोग नहीं करता है, बताइए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस प्रकार का वीटो इसका प्रयोग नहीं करता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषित अधिकार का नहीं करता है लेकिन जो है ना अत्यधिक अधिकार करता है, निलंबकारी वीटो करता है, पॉकेट वीटो का जो है ना प्रयोग करता है। ये तीनों करता है बी सी डी का, लेकिन विशेषित अधिकार का जो है ना नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो विशेषित वीटो का जो प्रयोग है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के वीटो प्राप्त करते हैं, एक अत्यंत वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और क्या है पॉकेट वीटो। तो कह रहा है अत्यंत वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति में 2 मामलों में करते हैं। पहला गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में और दूसरा सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो। 2 प्रकार के तहत जो है ना वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा मतलब करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मतलब जो है ना सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति ना देने की सलाह दे। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा जो है ना किसी विधेयक को जो है संसद के पुनर्विचार हेतु जो है लौटाने का में क्या है संदर्भ होता है। तो कह रहा है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाने के संदर्भ में होता है। और पैकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जो है ना ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में जो है ना किया गया था। तो कह रहा है कि पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सी क्रम जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखदीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, उसके बाद क्या शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो है ना राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम जो है ना सही है। तो फर्रुखदीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सब क्या है तो क्रम में बिल्कुल क्या है तो सही है। देखिए प्रश्न में दिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है फर्रुखदीन अली अहमद का बोले 1974 से 77 तक रहा था, ज्ञानी जैल सिंह का बोले 1982 से 87 तक रहा था, आर वेंकटरमन का जो है 1980 से 92 तक रहा था और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो है 1992 से क्या है 97 तक रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में कितने बार अब जो है ना आपातकाल लागू हो चुका है, बताइए।
भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। कितना बार? सॉरी यहाँ पे आपातकाल बोला नहीं, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सुधार लीजिए, बी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में कितने बार जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है कितने बार आपातकाल पर भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार। कब कब हुआ? 1962 में हुआ एक बार, उसका 71 में हुआ, उसके बाद क्या 75 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 बार हुआ है। ठीक है, ना कि सी होगा 2 बार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 पे कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। तो कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, उसी प्रक्रिया से जो है ना मतलब हटा सकते हैं। निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव क्या है? संपन्न कराता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 पे कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीति समिति कौन सा है? बताइए, कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। तो पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। जीव राव समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। और एलम सिंघवी समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। और नेक्स्ट है दांत वाला समिति या हनुमंत राव समिति का संबंध किससे? तो अन्य से है। ठीक है, अब मल्होत्रा समिति का जो संबंध है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और सरकारी आयोग का जो संबंध है ये केंद्र राज्य संबंध है। और सचल समिति का जो संबंध है मुस्लिमों के पिछड़ेपन से है। और रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से, किससे? अप्रत्यक्ष कर से। या फिर से देखिए, और यहाँ बात करेगा बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से है, जीव राव समिति पंचायती राज से है, एलम सिंघवी समिति पंचायती राज से है, अन्य जो है ना दांत वाला समिति हनुमंत राव समिति जो है अन्य है। और मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। और सचल समिति का संबंध मुस्लिम के पिछड़ेपन से है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 122 कर रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के जो है ना सिफारिश पे की गई थी? बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरकारिया समिति। क्या है? सरकारिया समिति। तो कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन 1990 में सरकारिया समिति की सिफारिश पे किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना गठन का प्रावधान है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है? गठन का प्रावधान है। देखिए, संथानम समिति का जो गठन हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है संथानम समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। तो संथानम समिति का जो रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है ना गठन 1964 में किया गया था। नेक्स्ट है नियोगी समिति गठन ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर जो है ना किया गया था। तो कह रहा है नियोगी समिति जो है ना का गठन ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर किया गया था। और नेक्स्ट है राज्य मनोरंजन आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 सितंबर 1969 को किया गया था। और इस आयोग ने अखिल भारतीय संविधाओं को क्या समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो कह रहा है कि राज्य मनोरंजन आयोग का जो गठन है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 सितंबर 1969 को किया गया था। इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाएं को समाप्त करने की क्या की सिफारिश की थी। ठीक है, तो आज के लिए रहने दिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो एसआई प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 22/12/2019 को फर्स्ट शिफ्ट का, उसका पेपर जो है ना अगले 6ठे क्लास में जो है ना कंप्लीट करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको क्वेरी है आप जो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्लास को जो है हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइक तो आप क्लास को कर ही सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है 3 लिंक दिया हुआ है। और जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पहले से जो है होमवर्क को पढ़िए। जब यूट्यूब पे क्लास आता है तो उसको क्या है एक बार देखिएगा तो अच्छे से सारा क्वेश्चन क्या होगा तो याद हो जाएगा। और जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है ना सारा आपको उसमें पीडीएफ दिया जाएगा जो बैच जो आप जोड़िएगा। इसलिए सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अगले क्लास में जो है ना पॉलिटी का में जो सिलेक्शन गुरु का है 123 नंबर से करेंगे। कितना 123 नंबर से करेंगे। तो मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।